तो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है हम लोगों का डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड वर्क फंक्शन। देखो आइंस्टाइन इक्वेशन से, जो आइंस्टाइन का इक्वेशन की थी हम लोगों ने लास्ट, उससे एक रिजल्ट बना था कि हाफ ऑफ एम वी मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच और न्यू माइनस न्यू। ठीक है, ये थी आइंस्टाइन की इक्वेशन थी ये। और एक इससे भी पीछे जब हम लोगों ने स्टॉपिंग पोटेंशियल स्टडी किया था, उस टाइम भी हम लोग स्टडी कर चुके थे कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है वो E इंटू वी नॉट के इक्वल होती है, वेयर E is equal to 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. That is charge of E is the charge of electron था, and जो V naught था that was the stopping potential. Stopping potential ये आप लोगों को पता है। तो दो इक्वेशनें बन गई और दोनों इक्वेशंस काइनेटिक एनर्जी के ऊपर ही, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के ऊपर ही बात करते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो 1 और 2 से हमें क्या मिल गया, दोनों ही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब दिस विल बी इक्वल टू दिस, सो इट मींस h इनटू न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू E V नॉट। और इससे हम लोग एक इक्वेशन ड्राइव करेंगे, V नॉट को इसी पॉइंट पे रखेंगे और E को दूसरी साइड ले जाएंगे, तो इक्वेशन बन जाएगी V नॉट इज इक्वल टू H ओवर E, दिस इज न्यू माइनस न्यू नॉट। फिर इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इससे फिर मल्टीप्लाई इसको करेंगे और देन फिर इससे इसको, ये बनने वाला है स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू H ओवर E and this new minus h over E v naught। तो ये आप लोगों की इक्वेशन बन जाएगी। इस पर इसको कंपेयर करेंगे हम लोग मैथ्स की इक्वेशन से, दैट इज y इक्वल टू mx प्लस c, दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन से। ठीक है, कंपेयर इट विद इक्वेशन ऑफ लाइन y इक्वल टू mx प्लस c। जिसने +1 मैथ्स का टॉपिक अच्छे से करे होंगे वो समझ पा रहा होगा कि y इक्वल टू mx प्लस c, जिस पर m जो होता है जो y वाले मसूदे में, इससे कंपेयर करेंगे। ये y एक्सिस के लिए यूज हो रहा है, ये x एक्सिस वाली साइड के लिए यूज हो रहा है। इधर y से देखें तो v नॉट है, और ये x की जगह कंपेयर करें तो v ओवर e, सॉरी न्यू है, v नहीं है, न्यू है, सिर्फ न्यू ले आप लोग। और h ओवर e जो है वो m है, ठीक है, प्लस c, और ये जो c है, c की वैल्यू माइनस h न्यू नॉट ओवर e। इस इक्वेशन में m स्लोप होता है लाइन का और c उसका इंटरसेप्ट होता है, जो बेसिक मैथ्स की टर्म्स है। सो इस करके क्या होने वाला है, हियर m और दैट इज स्लोप ऑफ लाइन, और जिसको tan थीटा भी बोला जाता है, स्लोप ऑफ लाइन, टेंजेंट ऑफ थीटा भी स्लोप ऑफ लाइन हो जाता है, दैट विल बी इक्वल टू h ओवर e, h ओवर e। सो h इज इक्वल टू, ये e को इस तरफ लेकर आना है, e tan थीटा। तो आर्टिकल का जो मेन काम ये था कि डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट है, h आप लोगों को पता है प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट किस तरह से पता किया जाता है कि उसकी वैल्यू क्या होती है, E जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 into 10 raised to minus 19, और tan थीटा एंगल अगर पता लग जाए, उसका टेंजेंट निकालें तो h की वैल्यू निकल सकती है। अच्छा, हम लोगों को ऐसे पता है 6.62 10 raised to minus 34, याद रखना आप लोगों की वैल्यू। तो h इस तरह से पता किया जाता है। और जो आपका इंटरसेप्ट है c की अगर बात करें, इंटरसेप्ट की अगर मैं बात करूं, इंटरसेप्ट दैट इज c,
that will be equal to minus h over e into frequency, that is threshold frequency. अब इसकी जरा ग्राफिकल फॉर्म में अगर इसको कन्वर्ट किया जाए इस इक्वेशन को, तो मेन इक्वेशन आ रही है आपकी, तो y एक्सिस पे आपका आएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल और x एक्सिस पर हम लोग की आएगी फ्रीक्वेंसी। तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ये आ गया आप लोगों का इस तरफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, V नॉट, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना, वोल्टेज V नॉट से समझ लेना, स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब वोल्टेज वाली साइड आ रही है y एक्सिस, और इस तरफ आने वाली है फ्रीक्वेंसी, ये आ रही है आपकी फ्रीक्वेंसी, इस तरफ फ्रीक्वेंसी। और ग्राफ पर अगर आप लोग स्लोप को देखें तो स्लोप इज पॉजिटिव, m जो है वो पॉजिटिव वैल्यू है, h ओवर e पॉजिटिव है, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि पॉजिटिव स्लोप ये वाली स्लोप को पॉजिटिव बोला जाता है, अगर नेगेटिव स्लोप हो तो लाइन इस तरह से, ठीक है, तो अपवर्ड पॉजिटिव स्लोप इस साइड से आएगी। सेकंड बात आती है कि क्या इंटरसेप्ट क्या है, अगर इस लाइन को आप लोग ड्रॉ करें y = mx + c, तो मैथ्स वाले तो समझ जाएंगे कि ये लाइन कुछ इस तरह से जाती है, इंटरसेप्ट जाता है इधर, c इज इंटरसेप्ट पॉजिटिव वैल्यू, पर इधर इंटरसेप्ट नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इस तरफ होगा इंटरसेप्ट, ये o आ गया, और ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू माइनस ये h ओवर e, ठीक है। h न्यू नॉट क्या होता है, h न्यू नॉट इज वर्क फंक्शन, पता ना आप लोगों को, h न्यू नॉट इज वर्क फंक्शन, तो इसी को मैं और क्या लिख सकता हूं, दैट इज माइनस phi ओवर e, बिकॉज रीजन इज बिकॉज phi इज इक्वल टू h न्यू नॉट वर्क फंक्शन है। तो जो इंटरसेप्ट होगा आप लोगों का c, इसको मैं इधर से o और c भी कर देता हूं, चाहे o और c इसका नाम रख देता हूं oc, ठीक है, oc से आप लोग समझ जाना, और ये वैल्यू आएगी माइनस phi ओवर e, और लाइन आप लोग इधर से चलेगी ये कुछ इस तरह से, ठीक है, और पॉजिटिव स्लोप है तो फिर ये स्ट्रेट इसी तरह से आगे बढ़ जाएगा, ऐसे आएगा। तो ये आप लोगों की इक्वेशन बनने वाली है। इस पर अगर बात करें थीटा एंगल क्या होगा, तो थीटा एंगल ये होने वाला है आपका, ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये एंगल आपका थीटा आ रहा है। अगर आप लोगों को इधर पता करना होगा h = e tan थीटा, तो इधर e तो पता है, tan थीटा कैसे कैलकुलेट करें, सो tan ऑफ थीटा आप लोगों को पता होना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद, दैट इज परपेंडिकुलर, और हर हर बोले दैट इज बेस, सो परपेंडिकुलर ओवर बेस आपको पता होना चाहिए। अगर एंगल ये थीटा है, फॉर एग्जांपल मैं इधर काम कर देता हूं थीटा के लिए, ये एंगल थीटा ले लेता हूं, ये एंगल्स तो इक्वल होंगे सारे, तो अगर ये थीटा हुआ तो ये आ गया इसका परपेंडिकुलर, राइट, दिस इज परपेंडिकुलर, सो व्हाट इज परपेंडिकुलर, इस साइड जाएंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल का चेंज, दैट इज डेल बी, ठीक है, और इस तरफ जाएं तो बेस इज डेल न्यू, तो जो आपका tan थीटा होगा दैट विल बी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल ओवर चेंज इन फ्रीक्वेंसी, उसको आप लोग पता करके आप लोग इधर वैल्यू डालेंगे और आपको प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पता चल जाएगी। और स्टॉपिंग पोटेंशियल की अगर बात करें तो वो होगा आप लोगों का माइनस phi नॉट ओवर e, और सेकंड हम लोग को पता क्या करना है, वर्क फंक्शन भी पता करना है। प्लैंक्स कांस्टेंट तो आप लोग समझ गए होंगे, इधर से पता हो रहा है, और वर्क फंक्शन कैसे पता होगा, वर्क फंक्शन इधर से पता किया जाएगा। सो phi का अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, दैट विल बी इक्वल टू e इनटू oc, तो c, राइट, oc क्या होगी, ग्राफ पे अगर वैल्यू देखें तो oc कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी, उसको e से मल्टीप्लाई कर दें तो आप लोगों का वर्क फंक्शन भी पता किया जा सकता है। एक छोटा सा मैथमेटिकल कंसेप्ट है सारा का सारा। OC हम लोग पता कर सकते हैं, वैल्यू होगी कोई फिक्स्ड, समझ पा रहे ना, 1 2 माइनस में आएगी, और ई से मल्टीप्लाई करें तो वर्क फंक्शन भी पता लग सकता है, ठीक है। तो इस तरह से एक आर्टिकल पूछा था, डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड वर्क फंक्शन। आ रही बात समझ आप लोग को, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट आर्टिकल आ रहा है वो है डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग फ्रॉम पोटेंशियल v, कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर m v, हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, कैसे आया वो मैं बता दूंगा शॉर्ट में, जिन्होंने लास्ट लेक्चर मिस किया उन्हें काम आएगा। ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं अगर वो किसी पोटेंशियल से पास आउट होता है, ठीक है, पोटेंशियल है v वोल्ट है, उससे पास करेगा तो उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, या पोटेंशियल का क्या इंपैक्ट पड़ता है वेवलेंथ के ऊपर, ये पूछा जाता है।
याद रखना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वेवलेंथ और पोटेंशियल एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। हम लोगों को ये पता है कि E इज इक्वल टू mc² होता है, आइंस्टाइन की इक्वेशन है, और E इज इक्वल टू h न्यू भी होता है, ये भी हम लोग को पता है। तो इक्वेशन ये 1 मान लेते हैं, इक्वेशन ये 2 मान लेते हैं, और 1 और 2 से ये क्लियर हो गया कि mc² जो होगा दैट विल बी इक्वल टू h न्यू होगा। क्या किया, E की वैल्यू mc² इधर डाल दी, तो ये बन गया mc² इज इक्वल टू h न्यू। और एक बेसिक सा फॉर्मूला हम लोगों को पता है कि स्पीड जो c है वो लैम्डा न्यू के इक्वल होती है, और न्यू की वैल्यू c ओवर लैम्डा, तो वो वैल्यू हम लोग इधर पुट करेंगे, mc² इज इक्वल टू h और c ओवर लैम्डा आ गया। देखिए c से c कट गया, लैम्डा को इधर लेकर चले गए, लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mc। बात हो रही है इधर फोटोन की, तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल होती है, लेकिन कोई ऐसा चार्ज पार्टिकल है जो स्पीड ऑफ लाइट से ना होकर किसी और वेलोसिटी पर चलता है, तो c की वैल्यू को हम लोग v बोलेंगे। इस करके जो लैम्डा होता है वो h ओवर mv बन जाता है, जो हम लोग डी ब्रोगली वेवलेंथ जो लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, इस पर अच्छे से काम किया था। तो इस रिजल्ट की मैं बात कर रहा था कि लैम्डा, ये जो लैम्डा है इसको बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। और लैम्डा जो है वो h ओवर mv होता है। अब इसी को पोटेंशियल की फॉर्म में हम लोग बदलेंगे, तो उसको बदलने के लिए हम लोग यूज करते हैं काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल के साथ कोई रिलेशन। तो क्या रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल के साथ? राइट, हाफ ऑफ m v² इज इक्वल टू e v, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। तो इधर से हम लोग m v² की अगर मैं बात करूं तो बन जाएगा 2ev। v आप लोग समझ रहे होंगे पोटेंशियल की बात हो रही है, ठीक है, दैट इज वोल्टेज या पोटेंशियल की बात आ रही है। और m इधर भी है, इधर नहीं है, तो मैं एक और m बोथ साइड मल्टीप्लाई करूंगा अपनी तरफ से, तो ये बन जाएगा m² v² और इस तरफ 2mev आ जाएगा। तो इधर से mv होल स्क्वायर भी बोल सकता हूं मैं इसको, ठीक है, होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं इस तरह से, क्योंकि दोनों के साथ स्क्वायर था, ये होल स्क्वायर जाएगा उस तरफ, तो mv की वैल्यू मिल जाएगी √2mev। सो पुट वैल्यू ऑफ mv इन द डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है, ये जो mv की वैल्यू क्यों बनाई मैंने, ताकि मैं इसमें पुट कर सकूं। और वेवलेंथ का पोटेंशियल, इधर v वेलोसिटी नहीं है, इधर v पोटेंशियल है, पोटेंशियल के साथ एक रिलेशन बना सके, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग फ्रॉम पोटेंशियल, ये है वो पोटेंशियल जिससे पास कर रही है। इस करके जो लैम्डा बन जाएगा, सो लैम्डा विल बी इक्वल टू h ओवर √2me और v। अब इधर जो काम आने वाला है वो काम क्या आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h, इसमें 2 आप लोगों को पता है, 2 वैल्यू होती है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, और पोटेंशियल की वैल्यू वो हम लोग नहीं जानते हैं कि कितना पोटेंशियल सेट किया, तो v ही ले रहे हैं। तो आप लोग क्या करोगे, एस h इज इक्वल टू 6.625 10⁻⁻34 JS, और मास कितना आता है 9.1 × 10⁻31 kg आता है, और E की वैल्यू है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो आप लोग ये सारी वैल्यूज जैसे इसके ऊपर पुट करेंगे तो फिर पर्टिकुलर एक सॉल्यूशन हम लोग को मिलेगा, लैम्डा इज इक्वल टू जो आता है आई थिंक 12.27 एंगस्ट्रॉम के इक्वल, याद रख लेना वैल्यू 12.27 एंगस्ट्रॉम ओवर डेल्टा, ठीक है। आप लोग चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो वैल्यूज, मैंने डायरेक्ट आप लोगों को ये बता दी है, तो या तो आप लोग मेमोराइज कर लेना, या नैनोमीटर में करनी होगी तो 1.227 नैनोमीटर भी है, या 12.27 एंगस्ट्रॉम भी है। तो इधर से एक वैल्यू तो पता लगी कि वेवलेंथ जो होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है पोटेंशियल के साथ, ठीक है। तो आप लोगों को अगर ग्राफ बनाना होगा तो आप लोगों को पता है वेवलेंथ ऐसे आती है और पोटेंशियल ऐसे आ गया, और ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ये होता है, ठीक है। तो आप लोगों का ये ग्राफ बन जाएगा। तो याद रखें कि जो वेवलेंथ है that is equal to 12.27 angstrom upon v naught under root v naught। और ये बात कब की हो रही है, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकल रही है इलेक्ट्रॉन की, अगर वो पोटेंशियल v से पास करता है,
अगर V वोल्टेज हम लोग सप्लाई दें तो इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होगी, डी ब्रोगली वेवलेंथ, वो इतनी होगी। समझा रही बात आप लोगों को? तो अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब आप लोग समझ होंगे, पोटेंशियल बढ़ाए तो वेवलेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, ये आप लोग याद रखना। देन इससे नेक्स्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है फिर से, डेविशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो है डेविशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया इलेक्ट्रॉन बीम के ऊपर, और उसके लिए क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन बीम क्रिएट करवाई। और इलेक्ट्रॉन बीम कैसे क्रिएट करवाई, एक टंगस्टन का फिलामेंट लिया, ठीक है, टंगस्टन का फिलामेंट लिया और उसको कनेक्ट करवा दिया लो टेंशन बैटरी से, और इस टंगस्टन के फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन करवाई। तो इलेक्ट्रॉन की इजेक्शन करवाने के लिए इसको एक हीट किया गया, और हीट किस तरह से किया गया, एक बैटरी से किया गया। एक और बैटरी लगाई गई, हाई टेंशन बैटरी, इससे क्या किया गया, इसको हीट अप किया गया। और उसकी वजह से क्या हुआ, इससे इलेक्ट्रॉन की एक बीम निकली। ठीक है, ये जो आपको इलेक्ट्रॉन गन बोलते हैं, सारे को इलेक्ट्रॉन गन के अलग अलग सर्किट मिलते हैं अलग अलग बुक में, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है। बेसिकली इस इलेक्ट्रॉन गन का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन की बीम इमिट करवाना। ठीक है, ये जो सारा इंस्ट्रूमेंट सा लग रहा है ये इलेक्ट्रॉन की एक बीम इमिट करवाएगा। ठीक है, इधर से जैसे इलेक्ट्रॉन की बीम इमिट होगी, ये इलेक्ट्रॉन की बीम शो कर रहा हूँ इधर, इलेक्ट्रॉन बीम आप लोग समझ रहे होंगे कि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इकट्ठे। ठीक है, और उन इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करवाया गया एक क्रिस्टल के ऊपर, और वो क्रिस्टल है निकल का। इस तरह से ये लिया गया निकल क्रिस्टल। ठीक है, और जैसे ही उसको स्ट्राइक करवाया गया तो इस पॉइंट पर स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन की बीम स्ट्राइक करेगी, देन बाउंस बैक करेगी इस तरफ, और जिस तरफ ये जाएगी तो इधर एक डिटेक्टर होता है। ठीक है, और वो डिटेक्टर इसको डिटेक्ट कर लेगा। तो मान लो इलेक्ट्रॉन बीम गई और ये एंगल थीटा मान लें, ये एंगल आप लोग फाई मान लें, और ये एंगल भी फाई मान लें, और इसको क्या किया गया, एक डिटेक्टर ने डिटेक्ट कर लिया। दिस इज डिटेक्टर, इस डिटेक्टर ने डिटेक्ट कर लिया। डिटेक्टर का काम ये है कि जिस तरफ स्ट्राइक करने के बाद जाएगी जल्दी से डिटेक्ट कर लेता है। और डिटेक्ट करने के बाद ये डिटेक्टर गैल्वेनोमीटर से भी लगा होता है, कनेक्टेड है, जो हाई सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर है, जिसकी हेल्प से पता लगता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, कितनी उस बीम की इंटेंसिटी आई। पूरा सेटअप कहीं ना कहीं यही पता लगाता है कि इलेक्ट्रॉन की जो बीम आ रही है उसकी इंटेंसिटी क्या है। तो इन्होंने क्या किया, अलग अलग एंगल पे, थीटा जो है वो अलग अलग एंगल पे स्ट्राइक करवाया। मतलब अगर मैं इसको बदलता चलूंगा क्रिस्टल को, तो थीटा बदलता जाएगा, और उस थीटा को ऑब्जर्व करके उन्होंने ग्राफ बनाए इंटेंसिटी के ऊपर, अलग अलग वोल्टेज देके और अलग अलग पोटेंशियल पे, मतलब अलग अलग पोटेंशियल पे और अलग अलग इस एंगल थीटा से उन्होंने ग्राफ बनाए। तो उन्होंने ओवरऑल जो उनको एक नॉलेज मिली, जो काम की बात आई इस पर, कि जब पोटेंशियल 54 वोल्ट होता है और थीटा की वैल्यू 50 डिग्री होती है, तो इंटेंसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होता है। ये इस पूरे एक्सपेरिमेंट का जो निष्कर्ष निकला वो होता है। तो उन्होंने जो ग्राफ बनाए वो 44 वोल्ट पे बनाया है, 48 वोल्ट पे बनाया, फिर 54 वोल्ट पे बनाया, और फिर बनाया उन्होंने 64 वोल्ट पे। तो ये आप लोग ग्राफ करते हैं इस तरह से, इस तरफ इंटेंसिटी आएगी, और फिर एक और ग्राफ आएगा सेकंड। ये उन्होंने ग्राफ बनाए, सारे ग्राफ किस तरह से बने, उनकी ऑब्जर्वेशन के बाद बने हैं। उन्होंने जो ऑब्जर्व किया, जो प्रैक्टिकल किया है सारा, और इंटेंसिटी को ऑब्जर्व किया अलग अलग वोल्टेज पे, इसके ऊपर ग्राफ बनाया। तो फर्स्ट ग्राफ जो बना है आप लोग लिख लें 44 वोल्ट पे, फिर 48 पे, 44 वोल्ट पे, फिर 48 वोल्ट पे, फिर ये 54 वोल्ट पे, और फिर 64 वोल्ट पे।
ठीक है, इन दोनों साइंटिस्टों ने काम किया। और इस ग्राफ को बनाते टाइम उन्होंने ये देखा कि जो ये 54 वोल्ट वाला ग्राफ था ना, उस पर जो इंटेंसिटी की वैल्यू आई थी वो ज्यादा शार्प आई थी। मतलब बाकी ग्राफ कुछ इस तरह से बनेंगे, लेकिन ये जो 54 वोल्ट वाला था इस पर काफी शार्प सा एज आया। ठीक है, ये उनकी सारी ऑब्जर्वेशन है। तो ये जो शार्प सा एज आया तो इससे उनको ये पता लगा कि जब थीटा की वैल्यू 50 है और पोटेंशियल आपका 54 वोल्टेज है तो इंटेंसिटी मैक्सिमम मिली। और ये बातें कैसे पता हो रही हैं? ऑब्जर्वेशन से, गैल्वेनोमीटर से भी पता लग रहा है। और इंटेंसिटी अगर मैक्सिमम मिली तो फिर उन्होंने क्या किया, वेवलेंथ की वैल्यू कैलकुलेट की। क्योंकि हम लोगों को ये पता है कि अगर इलेक्ट्रॉन को अगर आप लोग पोटेंशियल से पास करवाते हैं तो उसकी जो डी ब्रोगली वेवलेंथ आती है वो कितनी आती है? 12.27 एंगस्ट्रॉम ओवर डेल वी। तो आप लोग जल्दी से 54 इस पे वैल्यू डालें, ये हम लोग रिजल्ट अभी बनाया है। मैक्सिमम वैल्यू इसको मिली 54 वोल्ट पे, तो पोटेंशियल की वैल्यू आप लोग जल्दी से पुट करें 54 वोल्ट अंडर 54 वोल्ट और कैलकुलेट करके मेरे को बताएं कि आपका कितना रिजल्ट आ रहा है जल्दी से। और फिर उसी के साथ ये काम करना आप लोग, फिर उसी के साथ उसने क्या किया, ये बात जरा सुन लो, फिर कैलकुलेशन करना है, लिखवा दो। फिर उसी के साथ उसने ये देखा कि जो ब्रैग्स इक्वेशन है that is 2d sin theta is equal to n lambda, वेव ऑप्टिक्स में पढ़ी है हम लोगों ने ये। तो उस पर उसने n की वैल्यू 1 ली और लैम्डा उसने इधर से भी कैलकुलेट किया 2d sin थीटा, ये सारा सॉल्व किया। तो इधर से जो उसको लैम्डा की वैल्यू मिली और इस पॉइंट से जो उसको लैम्डा की वैल्यू मिली तो वो दोनों वैल्यूज अप्रोक्सीमेट इक्वल है। तो काम की बात सुनना, इधर मेन काम की बात आ रही है। तो इधर काम की बात मेन ये आई कि इंटेंसिटी इधर क्या हो रहा है, जब स्ट्राइक कर रही है तो उसके बाद इंटरफेरेंस हो रही है, तो किसी पर्टिकुलर एंगल पर ही मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है और वो पर्टिकुलर एंगल है 50 डिग्री। अगर उसको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है इसका मतलब इंटरफेरेंस हो रही है, और अगर इंटरफेरेंस हो रही है तो इसका मतलब उसकी वेव नेचर है। बस, तो काम की बात यही थी। इनकी जो डेविसन और जर्मन का जो एक्सपेरिमेंट का पूरा निष्कर्ष यही था कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो बीम आ रही है, उसके पास पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी है। ठीक है, आप लोग ये कैलकुलेशन सॉल्व करें 12.27 एंगस्ट्रॉम ओवर अंडर रूट 54। और इधर d की वैल्यू में मैं आपको बता देता हूँ d कितना आने वाला है और लैम्डा किस तरह से कैलकुलेट करेंगे बता दूंगा, लेकिन पहले आप लोग ये सॉल्व करके 1.67। हाँ, देखिए ये सॉल्व किया आप लोगों ने, कितना है 1.67 एंगस्ट्रॉम ना, 1.67 एंगस्ट्रॉम। फिर आप लोग क्या करोगे, ब्रैग्स इक्वेशन लोगे और 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, n की वैल्यू 1, d की वैल्यू 0.91 एंगस्ट्रॉम, और इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो देखिए फाई प्लस थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा मैक्सिमम आप लोगों को पता लग गया है 50 डिग्री पे होता है, तो थीटा की वैल्यू आप लोग डालेंगे 50 और 5 प्लस 5 बन जाएगा 25, ये 50 दूसरी तरफ जाएगा तो 180 माइनस 50 करोगे दैट इज इक्वल टू 130 डिग्री आएगा। और 5 की वैल्यू क्या आएगी 130 डिवाइड बाय 2 दैट इज 65 डिग्री। और जैसे ही आप लोग 5 की वैल्यू इधर भी डालेंगे दैट इज 2, d की वैल्यू कितने डालना है 0.91 एंगस्ट्रॉम एंड sin 65 डिग्री इज इक्वल टू लैम्डा। फिर आप लोग जब इसको सॉल्व करते हो तो ये वैल्यू भी अप्रॉक्सीमेट 1.68 एंगस्ट्रॉम है, 1.69 एंगस्ट्रॉम इतने तक की है, 1.67 एंगस्ट्रॉम आ सकती है। तो इससे बस यही पता लग रहा है ये रिजल्ट आपका इंटरफेरेंस के रिजल्ट्स है। ये रिजल्ट जो है ये इंटरफेरेंस का रिजल्ट है और ये आप लोगों का पार्टिकल नेचर के लिए जो काम कर रहे थे डी ब्रोगली वेव उसका रिजल्ट है। तो काम की बात यही आती है कि चाहे पार्टिकल नेचर बोले वेव नेचर बोले, इनमें दोनों ही नेचर्स होते हैं, जो ड्यूल नेचर होता है वो इसमें मेन बात आ रही है।